Hey all of you, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. CLAT PG 2026 के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि 5 मंथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे कि आपका जो पेपर दिसंबर के महीने में CLAT PG का होता है आप उसको क्रैक कर सको। पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता देती हूँ जो बेस्ट तरीका है आपको अपनी तैयारी को आसान बनाने का, दैट इज कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रॉम एस्पिरेंट से अचीवर्स बनिए। जी हाँ, 60% ऑफ चल रहा है क्लैट पीजी के सब्सक्रिप्शंस पे। ये ऑफर आपका वैलिड है टू नाइट तक। यू कैन यूज माई कोड msing10 फॉर द डिस्काउंट। जो भी आपका डिस्काउंट 60% ऑफ चल रहा है, अगर उसको आप अवेल करना चाहते हो तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट बैच हमारा स्टार्ट हुआ है दैट इज एलएलएम मास्टरी बैच। इसमें हम पूरी तरीके से क्लैट पीजी के लिए जो भी कोर्स है, सिलेबस है, वो हम कवर कर रहे हैं अलोंग विद द रीसेंट केस लॉज। आप हमारे कॉन्क्वेरर्स बैच और अचीवर्स बैच भी चेकआउट कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक फ़ायदा होता है कि आप हमारे किसी भी बैच में एनरोल करते हो, आपको सारी अपडेट यहाँ पे सारे बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। चाहे एक ही बैच में आपको फीस एक बैच की देनी है, बट आपको एक्सेस सारे बैचेस का बेसिकली मिलता है। डेली लाइव क्लासेस हम करवाते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, क्लास पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, डेली केस लॉज एनालिसिस होता है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं आज के सेशन के बारे में। तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स पर आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्लैट पीजी 2026 के लिए, तो आपके पास बचे हैं 5 मंथ्स। ठीक है ना, आपके पास कितना बचा है? आपके पास बचा हुआ है 5 मंथ्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, जो मैं स्टूडेंट से जब बातचीत करती हूँ तो फ्रीक्वेंटली जो चीज़ें मुझे सामने आती हैं मेरे उसके रिस्पेक्ट में मैं आपके साथ एक डिस्कशन करूंगी। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हर्डल्स की। हमको देखने में लगता है कि हमारे पास 6 महीने बाकी हैं, 5 महीने, 4 महीने से बाकी है, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स बीच में आते रहते हैं। जैसे अगर आप लोग मतलब लास्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे, अगर आप अभी एलएलबी में होंगे, तो यहाँ पे जो बच्चों के सामने प्रॉब्लम आती है वो है सेमेस्टर एग्जाम्स की। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस टाइम बच्चों के साथ प्रॉब्लम चल रही है दैट इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज द मेन प्रॉब्लम। होता क्या है कि छुट्टी भी है, पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन इंटर्नशिप करनी है तो कैसे पढ़ेंगे। तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो वो फेस करते हैं। उसके बाद अभी इंटर्नशिप से फ्री होंगे, थोड़ा सा टाइम मिलेगा जब तक फिर से एक रिदम बनेगा पढ़ाई का, फिर से सेमेस्टर एग्जाम आ जाएंगे और फिर उसके बाद क्लैट पीजी का एग्जाम आ जाएगा। तो 5 महीने अगर देखो ना, तो कहीं आपके पता भी नहीं चलने वाले कि आपके 5 महीने कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि बीच में अभी फेस्टिवल सीजन भी आता है, उसमें भी लोग बिजी हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए हर्डल्स क्रिएट करती हैं। मेरा यहाँ पे इन हर्डल्स को ओवरकम करने का सिर्फ एक सजेशन है आपको, वो ये है कि आप ना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करिए। डेली बेसिस पर आपका कुछ ना कुछ एक आउटकम होना चाहिए। आप उस वक्त का वेट मत करो जब मैं 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ूंगा। ठीक है, आप उस सोच को किनारे रख दीजिए। आप ये सोचिए कि एक दिन में भी अगर मुझे 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, आधे घंटे का टाइम मिल रहा है, तो वो मैं दे पाऊँ, वो काम मैं कर पाऊँ। ठीक है, इस बात को आपको दिमाग में अपने रखना है। तो डेली बेसिस पे आपको टाइम निकालना है, भले आपका वो 1 आवर हो, भले आपका 2 आवर्स हो, जैसा भी आपका निकल पाए, आपको उस बात का ध्यान रखना है। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है कि हमें अपनी तैयारी शुरू कहाँ से करनी चाहिए अगर हमने अभी मैम कुछ भी नहीं किया है तो। उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहला जो हथियार होता है आपका वो होता है पीवाईक्यूज का। पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए। आप अगर टॉपर्स की स्टोरी सुनो तो आपको पता भी चलेगा कि वो सिर्फ यही बात कहते हैं कि हमने तो पीवाईक्यू एनालाइज करे थे, हमने टॉपिक्स देखे कौन कौन से पूछे जाते हैं, और उन्हीं टॉपिक पे हमने फोकस करा और हमारा पेपर क्रैक हो गया। एंड ये बात सही भी है। आप अगर पीवाईक्यू एनालाइज नहीं करोगे तो आप कभी भी कंसोर्शियम का पैटर्न नहीं समझ पाओगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पीवाईक्यू को एनालाइज करिए, वहां से आप सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करना भी जरूरी है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस पता चल पाए कि कौन से सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेवल क्या है पेपर का वो आपको पता होना चाहिए। और ना सिर्फ आपको एनालाइज करना है बल्कि अच्छे से थॉरली एनालाइज करना है, और समय समय पर इसको रिवाइज भी करना है। टाइम टाइम पे आपको रिवाइज करते चलना है इसको। ये हो गया ना। उसके बाद जो थर्ड चीज आती है वो है कि मैम क्लैट पीजी में तो सबसे इम्पोर्टेंट केस लॉज होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है केस लॉज। तो अब इसके लिए मैम क्या करना है? तो देखिए, आप देने वाले हैं 2026 आप देने वाले हो 2025 में। ठीक है, तो 2025 हो गया, 2024 हो गया, 2023 हो गया।
ये 3 साल जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25, 24 और 23 जो है ये 3 साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको थॉरली केस लॉस को देखना है। अगर मैं 25 की बात करूं तो 25 में आप मंथली केस लॉस देखेंगे। आप जो भी आपके पास अगर कोई सब्सक्रिप्शन है, जैसे लाइव लॉ का है, बार बेंच है, एससीसी ऑनलाइन है, अगर इन सब में से आपके पास किसी का भी सब्सक्रिप्शन है तो आप यहाँ पर मंथली जो है डाइजेस्ट करके आता है, आप उसको देख सकते हो। वो नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करो, उस पर मैं मंथली करवाती हूँ और अभी लेटेस्ट में ही मैं 2025 का कराना क्वेश्चन शुरू करूंगी। 2024 की बात करें तो इसको आप हाफ ईयरली करके कर सकते हो कि हाफ ईयरली में कौन से केसेस बहुत इंपॉर्टेंट थे, और 2023 में आप एनुअल तौर पे देख सकते हो कि कौन से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आए थे। मैं ज़्यादा पीछे जाने को नहीं कहती हूँ कभी भी, क्योंकि जो कंसोर्शियम है उसको जब पूछना होता है तो वो वैसे भी 10 साल 20 साल पुराने ऐसे पूछ लेते हैं। क्योंकि अगर हम लैंडमार्क की बात करें तो लैंडमार्क में तो हम बहुत पुराने केसेस की बात करते हैं, है ना। लैंडमार्क में हम काफ़ी पीछे चले जाते हैं, हम 70-75 साल पुराने केसेस की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बोलें तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे हमेशा रिसेंट या लैंडमार्क ही पूछेंगे, वो बीच में किसी भी पॉइंट का पूछ सकते हैं। अब व्हेन आई से दिस थिंग, तो यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चौथा पॉइंट, आपके लिए कॉन्सेप्चुअल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि क्लैट पीजी केस लॉस वाला है तो हमको सिर्फ केस लॉस पढ़ के चले जाना है। आप ये बताओ, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप केस लॉस में क्या कर पाओगे? क्या आपको यहाँ पे पहले से कोई पेपर तो दिया नहीं गया रटा रटाया कि आपको पता है कि हाँ ये मैं पढ़ के चला जाऊंगा तो मुझसे ये पूछेंगे? आपको अपने तरीके से पढ़ के जाना है और आपको नहीं पता है सामने से क्या आने वाला है। तो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। बिना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपको पहले उनको कंप्लीट करना होता है। अब व्हेन आई से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो आपको ये एक तो पीवाईक्यू से मिल जाएगा, दूसरा एक अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी आप समझ सकते हो। अगर आप वो कैंडिडेट हो जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाहते हो आगे चल के, ठीक है, तो आपको उस वक्त भी एक आइडिया होगा कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन जो है, कौन से टॉपिक्स है जो जुडिशरी में पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक आपके लिए अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। वो टॉपिक आपके लिए कहीं ना कहीं अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाएंगे और आप उसको कंसेप्चुअली क्लियर कर सकते हो। जब आप कॉन्सेप्चुअली उसको अच्छे से क्लियर करोगे तब उसके बाद आप करिए, आप जाइए अपने इन्हीं वेबसाइट्स पे, लाइव लॉ, बार एंड बेंच, इन सब पे, और आप एक एक आर्टिकल, एक एक टॉपिक वाइज जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसी टॉपिक को जाके आप सर्च करो। उसी टॉपिक को आप जाके सर्च करो और फिर देखो कि 2025 में, 24 में और 23 में क्या इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ आया है, ठीक है। आप इन तीनों ईयर में वो टॉपिक को सर्च करो और देखो क्या इन तीनों ईयर में कुछ आया है। अगर आया है तो वहीं पर आप अपने नोट मेकिंग कर लीजिए। ये होता है बेस्ट तरीका जिसमें आप कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ाई पढ़ पाओगे और आप रीसेंट केस स्टडी भी कर पाओगे। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर आपने रीसेंट केसेस जाके सर्च करा और वहीं पर आपने क्या कर लिया, नोट मेकिंग। अब जब आप रीसेंट पढ़ोगे तो उस वक्त क्या होगा कि आपको उसमें काफी सारे रेफर्ड जजमेंट्स दिखेंगे। तो जो भी रेफर्ड जजमेंट्स होंगे आपको उन पे भी ध्यान देना है, साथ ही साथ उन टॉपिक पे जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स है आपको उन पे भी फोकस करना है, ठीक है। आपको उन पे भी फोकस बहुत अच्छे से करना है। ये हो गई चौथी बात, कंसेप्चुअल स्टडी की ओवरऑल कैसे करना है। नाउ द टाइम कम्स टू टेस्ट योरसेल्फ। आप खुद को टेस्ट कैसे करोगे? टेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और दूसरा होता है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो अगर आप मॉक टेस्ट ले रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर मॉक टेस्ट आप नहीं भी लेते हैं या ले भी रहे हैं तो भी मेरा हमेशा कहना होता है कि आप एक दिन में 50 से 100 एमसीक्यू डेली बेसिस पे जरूर लगाइए। 50 से 100 एमसीक्यू डेली बेसिस पर अगर आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा एक्यूरेसी लेवल क्या बन रहा है, मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो मेरा कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है, तमाम चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगी कि इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा सॉरी, इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। व्हेन आई से मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे कि मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो आपको हमेशा मॉक टेस्ट सिर्फ लगाना नहीं होता है, इसको एनालाइज भी करना होता है। आप जब भी मॉक टेस्ट अपना लगाते हैं तो इसको एनालाइज करिए, देखिए आपने कितने सही किए, आपने कितने गलत करे हैं और आपका क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। और अपना एक ग्राफ चेक, अपना मतलब एक चार्ट टाइप का तैयार करिए, देखिए आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये चीज आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि बस
ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये नहीं हो सकता है ना। आपको अपना ग्राफ नीचे से ऊपर लेके जाना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डेली बेसिस पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा, अपने वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ना नेक्स्ट बात आती है व्हेन आई से सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स में आपको, जब आप पेपर एनालाइज करते हो ना, तो आपको वेटेज पता चलता है। तो प्लीज जो अपनी तैयारी है ना, वो वेटेज के हिसाब से करिए। आपको जब पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा आना है, तो सबसे पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होना चाहिए। आपको जब पता है कि व्हेन आई से क्रिमिनल, तो आज की डेट में तो चलो तीनों क्रिमिनल लॉज हम लेके चल रहे हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। तो आपको पता है कि यार इससे कम से कम 3 पैसेज तो रहेंगे ही रहेंगे, तीनों लॉज मिला के मिनिमम, ज्यादा भी होंगे। तो हम इसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है। फिर जूरिस हर बार आता ही आता है, इंटरनेशनल लॉ हर बार आता ही आता है, आईपीआर पे क्वेश्चन आता ही है, कॉन्ट्रैक्ट पे आता ही है, टॉर्ट पे जरूर आता है ना। कंपनी पे आया नहीं आया, लेकिन इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेबर लॉ पे जरूर आता है, तो उसको भी आपको करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है कि पीवाईक्यू जब आप एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या नहीं पढ़ना है। यू कैन नॉट स्किप द थिंग्स, ठीक है। आप ऐसे ही बिना सोचे समझे चीजों को स्किप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करते हुए चलना है, ठीक है। कौन कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके से कंप्लीट करते हुए चलना है। जैसे 5 महीने बचे हैं, तो 5 मंथ्स में सीधी सी बात है कि आपको अपने सब्जेक्ट्स को पूरी तरीके से डिवाइड कर लेना है कि भाई इन 5 महीनों में मैं इन सारे सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। हाँ, और उस तरीके से आप करो। अब इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। कॉम्बिनेशन ऐसा आता है कि आप एक टाइम पे, जैसे अलग अलग सबका होता है, ठीक है। कोई होता है जो एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़ पाता है, तो आप एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़िए। अगर आपसे एक टाइम पे एक सब्जेक्ट नहीं होता है, तो आप मेजर प्लस माइनर का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, या तो 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, ठीक है, या तो 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, और या तो मेजर प्लस माइनर का आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे रख सकते हो। हाँ, ये दोनों में से जो भी आपको चूज कर आपको समझ आए बेसिकली। अब बात ये है ना कि हम इसके साथ और भी एलएलएम एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। एलेट पीजी हो गया, है ना, सीयूईटी पीजी हो गया। अब इन सब का अगर देखो, सीयूईटी का तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, एलेट का तो पेपर इजी आता है कंपैरेटिवली क्लैट के। बट आप अगर बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प यहाँ पे करेगा। तो आप वो एक कॉम्बिनेशन बढ़ा के यहाँ बना के यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। वो आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। तो एक बार में एक सब्जेक्ट अगर पढ़ सकते हो, तो कम दिन में उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करो। और अगर एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम आप ले सकते हो, लेकिन आपको उस 5 महीने में डिवाइड करना पड़ेगा। अब बताने को तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन वही बात है ना कि हर इंडिविजुअल का एक अपना पैटर्न है। मेरे बताने से आपको समझ आए ना आए, आपको क्या पढ़ना है वो आपकी चॉइस है। अब जैसे कॉन्स्टी है, कॉन्स्टी मेजर है, तो उसको आप एडमिन के साथ जोड़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्रिमिनल लॉज की, तो इसमें मैं कहूंगी कि ये एक टाइम पे एक ही पढ़ो। मतलब आप ये कर सकते हो कि आप बीएनएस के साथ बीएनएसएस पढ़ सकते हो, और बीएनएसएस काफी लंबा है, तो बीएनएस जब एक बार हो गया आपका, तो उसके बाद आप बीएसए पढ़ सकते हो, ठीक। आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ टॉर्ट्स पढ़ सकते हो, आईपीआर के साथ आप कंपनी लॉ पढ़ सकते हैं, ठीक है। जूरिस के साथ आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन अपने बना लीजिए। लेबर लॉज में बहुत सारे एक्ट्स हैं, लेबर लॉज थोड़ा लेंदी है, तो लेबर लॉज में आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो बेसिकली अगर देखा जाए, तो 5 महीने का टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। इन 5 महीने में आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। आपको पीवाईक्यू पे ध्यान देना है, आपको सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हुए चलना है। उसके बाद आपको एमसीक्यू पे ध्यान देना है, आप मॉक्स लगाइए, ठीक है। बस ये मेन है जो आपको ध्यान देना है, और हर एक पैटर्न पे, हर एक लाइन पे आपको एनालाइज करना है। सॉरी, यू हैव टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस। आपको अपनी परफॉर्मेंस को साथ ही साथ एनालाइज करते हुए चलना है। दिस इज योर कंप्लीट टास्क फॉर द 5 मंथ स्ट्रैटेजी टू एस योर एग्जाम। अब ड्यूरिंग दिस क्या है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि पेपर एग्जाम है तो क्या करना है। अगर आपका एग्जाम चल रहा है, तो आप एग्जाम पे फोकस करो,
जब भी आपका एग्जाम आए आप पूरी तरह से एग्जाम पे फोकस करो। जब एक बार एग्जाम हो जाए तो उस टाइम पे उसके बाद आप क्या करिए, आप अपने फिर से यहाँ पे फोकस करिए। अब स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप फंसता है, तो अब इंटर्नशिप के टाइम भी वही चीज़ मैंने क्या कहा कि 24 घंटे में थोड़ा सा प्रोडक्टिव कुछ हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज पूरा टाइम आप नहीं दे सकते हो, आपको भी पता है। लेकिन हाँ, अगर जितना ज़रूरी है उतना ही कहीं और इंडल्ज होइए, क्योंकि आपको भी पता है कि 3 ईयर प्रैक्टिस का रूल आ चुका है जुडिशरी में। तो उसकी वजह से क्लैट में और बाकी एलएलएम एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो अब स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत करेंगे अपने ईयर्स बचाने के लिए या कहीं और इन्वॉल्व होने के लिए, अकेडमिक्स में अच्छा करने के लिए वो अब ये सब चीज़ें करेंगे। तो आपको मेहनत तो करनी है, हर एक कैंडिडेट को मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको स्टैंड आउट करना है। और उसमें क्या है कि जब ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा गहरा होता है। तो इस बात का आपको ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा कि आप जो है अपना बेस्ट दे पाएँ। और बेस्ट देने के लिए आपको समय समय पर अपनी खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हुए चलना है, ठीक है, जिससे कि आपको पता रहे कि मैंने कितना सही किया, मैंने कितना गलत किया है। तो अपना टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, टाइम टेबल बनाइए अपना 5 महीने का। इस 5 महीने के टाइम टेबल में आपको मैं बता दूं, अगर आपने ना कॉन्स्टी, एडमिन, क्रिमिनल, जूरिस, इंटरनेशनल, आईपीआर, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, कंपनी, लेबर जो सामने लिखा है, अगर आपने सिर्फ इतना भी पढ़ लिया ना, तो भी आप बहुत आराम से 80+ ला सकते हो, बहुत आराम से। सच बता रही हूँ, ये बहुत है। फैमिली लॉ भी आता है, ठीक है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि जो आता ही आता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर इतना भी आपने कर लिया ना, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। फिर कभी कभार होता है कि वो जैसे कमर्शियल है, तो कमर्शियल में उन्होंने कभी सेबी पूछ लिया, कभी कुछ कर लिया, तो कुछ चीज़ें तो वैसे भी हमेशा अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तो आप अनएक्सपेक्टेड के लिए प्रिपेयर होके मत जाओ, आप एक्सपेक्टेड के लिए भी प्रिपेयर अगर होके जाओगे ना और उसमें 100% करके जाओगे, तो आप बहुत सही रहेगा आपके लिए। लोगों का क्या होता है ना, ये भी कर ले वो भी कर ले के चक्कर में जो सामने है उसी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उसमें बेस्ट अगर देते तो शायद अच्छा स्कोर कर जाते। तो आपको सिर्फ इतनी बातों पे ध्यान देना है कि आपको पीवाईक्यूज अच्छे से एनालाइज, ना सिर्फ एनालाइज करने हैं बल्कि अच्छे से रिवाइज करना है, समय समय पर प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यूज की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। क्लैट पीजी की आपको पैसेज बेस्ड नहीं मिलेगा, पैसेज बेस्ड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी चिंता की बात नहीं है, आपको एमसीक्यू 1 लाइनर वाले मिल जाएंगे, आप वो ले लीजिए, आपको वो भी काफ़ी हेल्प करेगा। रीसेंट केसेस जब आप पढ़ोगे, रीसेंट केसेस ये लिखना भूल ही गई मैं, रीसेंट केसेस जब आप पढ़ोगे तो वहां से आप क्वेश्चंस अपने आप भी दिमाग में लेके चल सकते हो। जब आपको एमसीक्यू 1 लाइनर वाले पढ़ोगे लगाओगे, तो आप ऑटोमेटिक जब रीसेंट केसेस पढ़ोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज पे आपको एक एक करके अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। एमसीक्यू आपको रोज 50 से 100 लगाने ही लगाने हैं, और मॉक्स लगाइए, हर संडे मॉक्स जरूर लगाइए और उसको एनालाइज करिए, ठीक है। 5 महीने हैं, अगर आप एक महीने में 4 संडे होते हैं, तो अगर आप इतना करोगे तो 20 मॉक्स आप अभी भी लगा सकते हो, 20 मॉक्स आप बहुत अच्छे से लगा पाएंगे, ठीक है। एंड ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो टाइम टेबल बना के अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए, सारी चीज़ों को फॉलो करिए, ठीक है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी देखा नहीं और आप क्लैट पीजी 2026 देने वाले हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरा, अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस चेकआउट करना चाहते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो इसको स्कैन करके चेक कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। मैं यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ। और टेलीग्राम चैनल पर अगर मेरे नहीं जुड़े हो आप, तो ज्वाइन कर लीजिए इसको भी, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। जो भी मैं केस लॉस पढ़ाती हूँ यूट्यूब पे, उसका पीडीएफ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, हमारा मास्टरी बैच जो है हमारा मास्टरी बैच स्टार्ट हो चुका है, इस पर 60% ऑफ चल रहा है। तो यूज माई कोड MSING10 और फटाफट से एनरोल करिए, ठीक है, और अपना डिस्काउंट पाइए 60% ऑफ का। दैट्स इट फॉर टुडे। सेशन पसंद आया लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो क्लैट पीजी 2026 देने जा रहे हैं। एंड साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।